Hello everyone, welcome to Abhyati IAS, day 22 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. Consider the following statements about United Nations Forum on Forest. It was established by United Nations Economic and Social Council. India is a founding member of United Nations Forum on Forest. The United Nations Forum on Forest meets annually at the United Nations headquarters in Geneva. How many of the statements given above are correct? And the answer is B. That is only statement number 1 and 2 are correct and statement number 3 is not correct. Why United Nations Forum on Forest was in news? क्योंकि 2023 का यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन इंडिया. इसका मेन एम था टू डेलिब्रेट ऑन फॉरेस्ट फायर एंड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट क्योंकि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है which was established in 2000 by the United Nations Economic and Social Council, जिसको हम इकोसॉक भी बोलते हैं. इसका मेन एम क्या है? टू प्रमोट द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एज वेल एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. एग्जामिनर आपको ये बोल के कंफ्यूज कर सकता है, मेनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. मोर ओवर स्टेटमेंट 3 इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट इट मीट्स एनुअली एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स विच इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशन के काफ़ी सारे ऑफिस के हेडक्वार्टर्स हैं, बट यूनाइटेड नेशन का जो खुद का हेडक्वार्टर्स है इट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, जहाँ पे ऑल द मेंबर स्टेट्स एंड फॉरेस्ट रिलेटेड एजेंसीज they engage in high level dialogue on policy and technical matters under the United Nations Forum on Forest in order to discuss about various issues related to the forest and their conservation. स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है एंड अक्टूबर 2023 में इंडिया में यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम का कंट्री लेड इनिशिएटिव हुआ था इन देहरादून. कंट्री लेड इनिशिएटिव में 80 experts from 40 countries as well as 20 international organizations ने पार्टिसिपेट किया था. 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ये ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है इन मई 2024. सेशन का मेन एम जो था to focus on achieving the global forest goal as well as to increase the progress towards sustainable development goals by 2030. Next question. Consider the following statements. The plant has an extensive root system which can fix atmospheric nitrogen. Every part of the plant has been traditionally used for medicine and nutritional supplements. They are mainly found in shallow marine and brackish waters and are not tolerant to extreme temperatures. Which of the statements given above are correct about sea buckthorn? And the answer is A. That is only statement number 1 and 2 are correct and statement number 2 is not correct. Recently, sea buckthorn which is mainly found in Ladakh, इसको geographical indication दिया गया by the Geographical Indication Registry of India. Sea buckthorn is the fourth item of Ladakh जिसको GI tag मिला है. इससे पहले apricot which is also known as रक्षे कार्पो, पश्मीना, लद्दाखी वुड कार्विंग, इन तीनों को पहले लद्दाख से जीआई टैग मिला है. अब जो फोर्थ आइटम है इट इज सी बकथॉर्न. सी बकथॉर्न बेसिकली होता क्या है? इट इज अ श्रब जो ऑरेंज एंड येलो कलर के एडिबल बेरीज प्रोड्यूस करता है. सी बकथॉर्न बेसिकली इसको ले बेरी भी कहा जाता है. इसमें ऐसे बंचेस में छोटे छोटे बेरीज लगते हैं काफी सारे. आपने अगर देखा होगा सी बकथॉर्न का फोटो तो उसमें बंचेस में ऐसे येलो और ऑरेंज कलर के बेरीज लगते हैं. बेसिकली ये एडिबल बेरीज होते हैं. सी बकथॉर्न का साइंटिफिक नेम है हिपोफाइरेमनाइड एल. ये इंडिजीनियसली पाया जाता है इन द हाई एल्टीट्यूड्स अबव द ट्री लाइन इन हिमालयन रीजन. हिमालय में भी बेसिकली ड्राई टेम्परेट एंड कोल्ड डेजर्ट रीजन में ही पाया जाता है बिकॉज इट इज आइडियल फॉर फ्लरिशिंग एंड फॉर द ग्रोइंग ऑफ सी बकथॉर्न. It is extensively found in the Union Territory of Jammu and Kashmir, the state of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. सी बकथॉर्न को वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या फिर गोल्ड माइन के नाम से भी जाना जाता है. हिमाचल में इसको लोकली कहा जाता है छारमा. इसके फ्रूट्स और लीव्स जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन विटामिन्स, कैरोटीनॉइड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स.
Basically, all these substances which are found in sea buckthorn, they are mainly helpful in acclimatization to the high altitude. Moreover, sea buckthorn as a shrub, इसके सभी पार्ट्स हम यूज कर सकते हैं. इसके ट्विग्स भी, लीव्स, रूट एंड थॉर्न सभी ट्रेडिशनली यूज होते हैं इन मेडिसिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एज वेल एज इन मेकिंग फायरवुड. एंड द प्लांट ऑफ sea buckthorn is basically drought resistant and it is also tolerant to extreme temperature. It can tolerate a temperature of minus 43 degrees Celsius to plus 40 degrees Celsius क्योंकि इसमें ना एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है. एंड इसी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम की वजह से दिस प्लांट हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल which makes it ideal for controlling soil erosion as well as preventing desertification. Basically जो सी बकथॉर्न का प्लांट है ये हम अगर एरिड रीजन्स हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इट कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और जो इसकी सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने की एंड डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज हैं. दे कैन हेल्पफुल इन creating a barrier to the advancement of the desert. मोरओवर ये सीबकथॉर्न का प्लांट हेल्प करेगा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके सॉइल की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का. दैट इज वाई दिस प्लांट कैन बी स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर चेकिंग द सिल्टेशन इन रिवर्स. मोरओवर इसको हम फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होने की वजह से दिस प्लांट हेल्प्स इन बाइंडिंग द सॉइल. इसकी वजह से क्या है कि जो अगर वाटर इरोजन की प्रॉब्लम है किसी भी जगह पे तो सी बकथॉर्न का प्लांट इट कैन इजीली चेक द सॉइल इरोजन फ्रॉम द वाटर. मोर ओवर दिस प्लांट ऑल्सो हैज कमर्शियल वैल्यू क्योंकि इससे हम जूसेस, जैम्स, न्यूट्रिशन कैप्सूल भी बना सकते हैं. न्यूट्री सप्लीमेंट्स में सी बकथॉर्न का काफ़ी यूज़ किया जाता है. अभी करंटली इंडिया हैज़ ओनली 11,500 हेक्टेयर अंडर सी बकथॉर्न कल्टीवेशन. बट इंडिया इसको प्रमोट कर रही है सी बकथॉर्न की कल्टीवेशन को क्योंकि इसके जितने भी अगर आप एडवांटेजेस देखें दे आर वेरी मच यूजफुल in controlling various environmental, agricultural, as well as socio-economic issues related to various regions in India. Next question. On the sidelines of United Nations Framework Convention on Climate Change, COP28, the Global Green Credit Initiative was launched by which one of the following country? China, India, Africa, or Saudi Arabia? And the answer is B, India. The COP28 of यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसमें ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया था बाय इंडिया. ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इट वाज co-hosted by India and United Arab Emirates. ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जिसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है. ये बेसिकली इट एम्स टुवर्ड अचीविंग वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस एंड प्रमोटिंग दीज एक्शंस. इसमें जो फोकस एरियाज हैं दीज आर वाटर कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन. इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज दे कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर लीडरशिप इन वेरियस इन्वायरमेंटल एक्शंस दे हैव टेकन. जैसे अगर किसी कंट्री ने वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई एफर्ट किए हैं तो उन एफर्ट्स को वाया ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव प्रमोट किया जाएगा एंड उनको सपोर्ट किया जाएगा बाय द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. Global Green Credit Initiative, it allows country to take up global efforts in nationally determined manner. That is जो भी country level पे national determined contributions एक particular country ने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर establish किए हैं उनको ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के अंडर प्रमोट किया जाएगा. Additionally, इंडिया से एक इंटरमिनिस्ट्रियल डेलीगेशन गई थी to attend the 28th session of United Nations Climate Change Conference which was held in Dubai, United Arab Emirates. मेजर आउटकम्स क्या थे COP28 के? फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर उसके आउटकम्स क्या थे वो डिसीजन लिया गया. Moreover, to improve the performance of the countries to achieve the target of reducing the global warming and increasing temperatures by to 1.5 to 2 degrees Celsius. COP28 में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ वो था ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड. लॉस एंड डैमेज फंड का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देती हूँ. बेसिकली क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड आइलैंड नेशंस जो हैं उनमें क्या है कि दे हैव started to seeing drastic changes in their environment as well as in to increasing ocean level
बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ द आइस। बहुत सारे स्मॉल आइलैंड नेशन उनको सबमर्ज होने का डर है, एंड मोरोवर दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। बहुत सारे ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जिनके सबमर्जेंस के इवेंट्स आगे आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि लॉस एंड डैमेज फंड में उन आइलैंड्स को बेसिकली जो अभी तक लॉसेस हो गए हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड ओशन लेवल, उनके लिए कंपनसेट किया जाएगा और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि आगे जो आने वाले इवेंट्स हैं और भी ड्रास्टिक होंगे उनके लिए इन नेशंस को प्रिपेयर किया जा सके। तो इसमें क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे विल प्रोवाइड सम फंड्स टू दीज नेशंस इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द लॉस एंड डैमेज which they incur due to the increasing global warming and climate change. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो COP26 2021 में हुआ था उसमें अनाउंस किया गया था मिशन लाइफ बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मिशन लाइफ का एम क्या था? टू इंक्रीज द इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को उत्साहित करना ताकि वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन में आगे आगे कदम ले सकें एंड उनको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन नैरेटिव का एक हिस्सा बनाया जा सके। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 को लागू किया गया अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन अक्टूबर 2023। इसमें क्या था, एक मैकेनिज्म को लागू किया गया इन ऑर्डर टू एनकरेज वॉलंटरी इन्वायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन। इससे क्या होगा कि अगर आप इन्वायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको ग्रीन क्रेडिट इशू किए जाएंगे कि मतलब आपने कोई ऐसा काम किया कि विच इज इन्वायरमेंटल पॉजिटिव एंड विच डज नॉट इफेक्ट द एनवायरमेंट। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये एक इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसपे इंसेंटिवाइज किया जाएगा वॉलंटरी इन्वायरमेंट एक्शन को अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। इसमें इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज, कंपनीज कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बेसिकली ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाएगा जिनके द्वारा जो क्लाइमेट चेंज है एंड उसके जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं उसको रिड्यूस करने में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उन एफर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा एंड उनके अगेंस्ट ग्रीन क्रेडिट्स इशू किए जाएंगे। इनिशियली जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इट विल फोकस ऑन टू की एक्टिविटीज, बेसिकली वाटर कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन को ही अभी प्रमोट किया जाएगा अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। This program is supported by an Inter-Ministerial Steering Committee and the Council of Forestry Research and Education, which is also responsible for the implementation, management, monitoring and operation of Green Credit Program. अब Green Credit Program के अंदर जो Green Credit issue किए जाएंगे, they are not linked with the carbon credit जो कि issue किए जाते हैं under the Carbon Credit Trading Scheme of 2023. Basically, they are independent of the carbon credit. इनका carbon credit से कोई भी link नहीं है। अब ग्रीन क्रेडिट लेने के लिए एक इंडिविजुअल या एंटिटी को पहले तो रजिस्टर करनी पड़ेगी कि उसने कोई ऐसी ग्रीन एक्टिविटीज की हैं जैसे कि उसने कहीं पेड़ पौधे लगाए हैं या फिर उसने वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ कहीं टैंक बनाए हैं या फिर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं किसी भी एरिया में। तो उन इनिशिएटिव्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द ऐप एंड वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड देन इसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो उसको ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ट्रेडेबल होगा ऑन द ग्रीन क्रेडिट प्लेटफॉर्म। एडिशनली एक इको मार्क स्कीम लॉन्च की गई है अक्टूबर 2023 में। इसमें क्या है, इको मार्क लेबल दिया जाएगा फॉर द एक्रीडेशन एंड लेबलिंग ऑफ द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्राइटेरिया को मीट करते हैं एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश बाय द इंडियन नॉर्म्स। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी ये एडमिनिस्टर करती है इको मार्क स्कीम को इन पार्टनरशिप विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इट इज द मेन एजेंसी to promote the standardization of various items in India. Next question. Which organization has formulated the plan of carbon border adjustment mechanism? World Bank, European Union, International Solar Alliance, or United Nations Environment Program? And the answer is B, यूरोपियन यूनियन। पिछले कुछ टाइम से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने ये एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बेसिकली कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसमें क्या है कि एक फीस लगाई जाएगी या एक टैक्स लगाया जाएगा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर
which will be based on the amount of greenhouse gases emitted during the production of the products which are being imported in the European Union region. इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि कुछ कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि जिनकी प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है एंड उनके ऊपर जो उनकी ओरिजिनल कंट्रीज हैं जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रही है उन प्रोडक्ट्स की वहाँ पे कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली इस बॉर्डर टैक्स से ये इंश्योर करना चाहता है कि जो यूरोप की खुद की इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं एंड जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके क्योंकि यूरोपियन यूनियन की खुद की जो इंडस्ट्री है उनके ऊपर ये यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के अंडर टैक्स लगता है, कार्बन प्राइस उनको पे करना पड़ता है। पर जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूसरी कंट्रीज में प्रोड्यूस होकर यूरोपियन यूनियन में एंटर करते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई भी टैक्स मैकेनिज्म नहीं था, तो इसकी वजह से क्या था कि इंडिजीनियस इंडस्ट्री सफर कर रही थी। सबसे मेन एम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का ये है कि कार्बन लीकेज को अवॉइड किया जाए। अब कार्बन लीकेज का फिनोमेना होता क्या है? सपोज करो एक यूरोपियन यूनियन मैन्युफैक्चरर है, मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर है जो बेसिकली वो बेस्ड है विद इन द यूरोपियन यूनियन रीजन, बट उसने क्या किया कि वो यूरोप में जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए उसने अपनी जो इंडस्ट्री है वो किसी और आउटसाइड कंट्री में लगा ली जहाँ पे जो क्लाइमेट रिलेटेड एंड एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हैं दे आर लेस स्ट्रिंजेंट। इसमें देखो क्या हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन का जो मैन्युफैक्चरर था उसने अपनी जो प्रोडक्शन शिफ्ट की दूसरी कंट्री में, उसकी वजह से जो पोल्यूशन यूरोपियन यूनियन में होना था, यूरोपियन रीजन में होना था, वो शिफ्ट कर गया दूसरे अदर कंट्री के रीजन में। अब इसकी वजह से क्या है, बट जो प्रोडक्शन अब इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो उसमें ऑब्वियसली वो ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाएंगे ना जिसमें उनका पैसा कम लगे और उनको पोल्यूशन कंट्रोलिंग नॉर्म्स भी फॉलो ना करने पड़े। दैट इज वाई जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसके पूरे चांसेस हैं कि उसके प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस हुई हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको केटर करने के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया है। तो इसमें यूरोपियन यूनियन कमीशन क्या देखेगा कि जो भी इम्पोर्टर्स हैं जो यूरोप में ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो जिनके प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हुई है, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड उनके ऊपर एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगेगा जिसके तहत उसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे ताकि जो कार्बन लीकेजेस हैं उनको अवॉइड किया जा सके। बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज ने साइन की थी एक यूरोपियन ग्रीन डील। इसका मेन एम था कि 55% रिडक्शन करनी है इन कार्बन एमिशन कंपेयर टू 1990 लेवल बाय 2030, जिसमें क्या होगा कि बाय 2050 यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है इट विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के जरिए यूरोपियन ग्रीन डील को अचीव करने का उनका एक इनिशिएटिव है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के जरिए यूरोपियन यूनियन बेसिकली वो यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को फेज आउट करना चाहता है। बेसिकली इसमें क्या था कि एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में डी फॉर द डिकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक इनिशिएटिव लिया गया था कि कोई भी अगर इंडस्ट्री कोई ऐसी ग्रीन इनिशिएटिव लेती है जिससे जो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो रिड्यूस होती है, तो इसमें क्या है कि उनको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे अंडर द इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एंड वो ये सर्टिफिकेट्स बेच खरीद सकते थे एंड ये जो सर्टिफिकेट्स थे ये बेचे जा सकते थे उन इंडस्ट्रीज को जिनको अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ये जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने थे। एंड इससे क्या था कि एक कैप सिस्टम बना दिया गया था कि इतने एमिशंस जो हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दे आर अलाउड टू सर्टेन इंडस्ट्रीज। बट इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो डीकार्बनाइजेशन का एक मेन मुद्दा था और जो क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को रिड्यूस करने का मुद्दा था वो अचीव नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो एक सर्टेन कैप लगाया गया था उतना एमिशंस तो हम कर ही रहे थे और एमिशंस की जो रिडक्शन का मेन एम था वो तो अचीव ही नहीं हो पा रहा था। और इसकी वजह से क्या है कि जो आईपीसीसी ने भी रिपोर्ट पब्लिश की थी कि ऐसे जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है उनकी वजह से जो पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर जो हमने अचीव करना था वो बिल्कुल अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अभी ऐसी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स इनको एलिमिनेट एंड रिड्यूस करने के एफर्ट्स जारी हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है इट विल इनिशियली अप्लाई टू इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सिलेक्टेड सेक्टर्स which have very carbon intensive production. Moreover, उनमें जो लीकेजेस का रिस्क है it is very high. These sectors are cement, iron and steel, aluminium, fertilizer, electricity, hydrogen sector. Mainly ये जो sectors हैं they are responsible for more than half of the emissions.
Next question. Consider the following statements about International Big Cat Alliance. International Big Cat Alliance members comprise mainly tiger range countries and aim to arrest the decline in big cat population. The headquarters of International Big Cat Alliance is located in India. All the big cats such as tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar and cheetah are found in India. How many of the above statements are correct? And the answer is A. That is only statement number 2 is correct. Statement number 1 and 3 are not correct. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही लोकेटेड है. रिसेंटली इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव किया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस with a one-time budgetary support of 150 crore for the period of 5 years from 2023 to 2027-28. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को अनाउंस किया गया था इन अप्रैल 2023 में ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर. बेसिकली बिग कैट अलायंस के जरिए ये एम किया जा रहा है कि जो बिग कैट्स हैं एंड उनके जो इन्वायरमेंट हैं उनको हम सेव कर सकें, उनको कंजर्व कर सकें. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन है ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज. इसमें नॉन रेंज कंट्रीज जो कि इंटरेस्टेड है बिग कैट कंजर्वेशन में. मोरओवर ऐसे कंजर्वेशन पार्टनर्स एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिग कैट कंजर्वेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में. ऑल्सो ऐसे बिजनेस ग्रुप्स और कॉरपोरेट्स जो कि कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं फॉर द कॉज ऑफ बिग कैट्स दे कैन ऑल्सो हेल्प एंड कोलैबोरेट विद दीज बिग कैट रेंज कंट्रीज. अब एक वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है इट इज बिग कैट. तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो बिग कैट ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें आते हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता. और इंडिया में देखा जाए तो प्यूमा और जैगुआर को छोड़ के बाकी अदर बिग कैट्स जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, अब रिसेंटली चीता को भी रीइंट्रोड्यूस किया गया है तो ये सब पाए जाते हैं. अफ्रीकन चीता को नामीबिया से ट्रांसलोकेट किया गया इन द कुनू नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो बिग कैट के कंजर्वेशन है उनके कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी की इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमारे होलिस्टिक टारगेट्स हैं उनको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो एक होलिस्टिक वे से हम इंक्लूसिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं ऑफ बिग कैट्स. सो फार 16 कंट्रीज ने अपना रिटर्न कंसेंट दे दिया है टू बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. यहाँ पे हमें चीता के ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. टोटल 20 चीतास को ट्रांसलोकेट किया गया था फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका टू कुनू नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अंडर द गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट चीता. पहला बैच सितंबर 2022 में आया था एंड सेकेंड इन फरवरी 2023. इसमें क्या था कि जनवरी 2024 तक 10 चीता जो थे जो कुनू नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किए गए थे वो मर गए क्योंकि वैरायटी ऑफ रीजन जैसे कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर, इंसेक्ट इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड हीट वेव. क्योंकि जो चीता थे बेसिकली उनको एक्लिमेटाइजेशन के लिए वहां पे रखा गया था कुनू नेशनल पार्क में एंड उनकी ऑब्जर्वेशन के दौरान 10 चीता जो मरे उनके मरने के यही मेन कारण थे. मोर ओवर जो रेडियो कॉलर्स यूज किए गए थे कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि उन रेडियो कॉलर्स को ज़्यादा देर तक पहन के रखने की वजह से जो चीता थे उनको स्किन इन्फेक्शन हो गई. यूपीएससी का ना एक फेवरेट टॉपिक रहता है कि वो आईयूसीएन स्टेटस जरूर पूछता है किसी भी स्पीसीज का. अब इस क्वेश्चन में जो मेन स्पीसीज आई हैं दे आर कि अफ्रीकन चीता जो है उसका आईयूसीएन स्टेटस है अफ्रीकन चीता का वनरेबल. एंड जो एशियन चीता है विच इज मेनली फाउंड इन द कंट्री ऑफ ईरान ओनली इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ऑल्सो जो इंडियन टाइगर बंगाल टाइगर इंडिया में पाया जाता है इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड. मोर ओवर जो स्नो लेपर्ड है विच इज बेसिकली फाउंड इन द हिमालयन रीजन इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल. So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Abhyarti IAS.